आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। तुलिका अपने सभी रंगों के साथ हाजिर है। दोस्तों, जीवन में हमेशा हर रंग मौजूद रहता है, कहीं गायब नहीं होता। कभी-कभी हम ही देख नहीं पाते। हर रंग, हर भाव हमारे भीतर ही है, बस किसी को याद दिलाना पड़ता है। और ये याद दिलाने के लिए ही हम हर रोज मन में विश्वास लिए चले आते हैं। आपको लगता होगा ना कि कहाँ फंस गए इस लॉकडाउन में। मगर इसे अब ऐसे सोचिए, लॉकडाउन को खुद चुनिए, क्योंकि जब हम खुद के लिए कुछ चुनते हैं ना, तो सकारात्मकता आती है। ठीक वैसे ही जैसे जब डॉक्टर कुछ खाने के लिए मना करता है तो कुंठा होती है ना। जबकि हम खुद जब अपने लिए डाइटिंग चुनते हैं तो उम्मीद लेके एक एक दिन आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे ही उम्मीद की उंगली पकड़िए और खुश रहिए। सोचिए कि ये वक्त है खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने का, दोगुनी शक्ति के साथ खुद को रीलॉन्च करने का। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। श्रोता साथियों, कोरोना संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन ने हमें समझाया है कि भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी। इस मुसीबत से जब भी हम बाहर निकलेंगे ना, तो एक बेहतर इंसान के तौर पर हमारी पहचान होगी। ये मुसीबतें हमें मजबूत बनाती हैं, खरा बनाती हैं। कठिनाइयों की आग हमें तपाकर कुंदन करती है। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ये गीत हमने आपको एक विशेष कारण से सुनवाया। फिल्म केसरी का है ये गीत, और अब हम फिल्म केसरी से जुड़े हुए एक कलाकार से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। रंगकर्मी, फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राकेश चतुर्वेदी ओम से हमने बात की। आइए इनसे की गई बातचीत अब आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं राकेश चतुर्वेदी ओम। आप न सिर्फ एक्टर हैं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। न सिर्फ ड्रामा करते हैं बल्कि फिल्मों में भी बहुत अच्छी आपने पहचान बना ली है। हालांकि संघर्ष बहुत रहे आपके जीवन में। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके अपने जीवन का सफर कानपुर से मुंबई तक का हम जानना चाहते हैं कि कैसे संघर्ष रहे जिन्होंने राकेश चतुर्वेदी ओम को बनाया। कानपुर शहर में, एक तो जब आप छोटे शहर से होते हैं तो सबसे बड़ी एक चीज की समस्या यही होती है आपके साथ कि छोटे शहरों में जब भी आप सोचते हैं कि फिल्मों में जाना है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर सबसे अच्छा कोई सरकारी नौकरी या कोई बिजनेस या इस तरीके की चीजें मानी जाती हैं, तो वो भी एक पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक संघर्ष दोनों आपको देखना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि जो एक ललक होती है ना, वो आपके संघर्ष को हमेशा चुनौती देती है, सामने संघर्ष को भी।
कि वो सारी चीजें आपको आसान लगने लगती है। अब मेरा ये मानना है कि संघर्ष आप किसी भी फील्ड में जाएं वहां आपको करना पड़ेगा। आप चाहे वो राइटिंग में हो, आप चाहे डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, हर जगह आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरी जो सबसे बड़ी चीज थी कि मुझे कुछ भी ऐसी फैमिली से जहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं आपका, जहाँ पर आपके फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो कोई भी आपके इस आर्ट की फील्ड से नहीं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो किसी भी तरीके से लोगों से पता चलना, तो मैं शुरू में ही एक बार बम्बई आ गया था। उस वक्त बम्बई था, करीब 17, 18, 19 साल की उम्र में, 91 में आया था मेरे ख्याल से। तो फिर यहाँ पर कुछ बात नहीं बनी, वापस गया, लोगों से पता किया कि यार कि एक रास्ता है जिसमें आप थिएटर करेंगे तो आपको कुछ हासिल हो सकता है। तो थिएटर करना शुरू किया, रास्ता बना, ये पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर एडमिशन हो जाए तो रास्ते आसान हो जाते हैं। तो वहां पर पहुंचा, 2-3 बार वहां ट्राई किया, वहां सिलेक्शन हुआ, वहां से फिर मुंबई आया। अब मुंबई में एक अलग किस्म का संघर्ष है। आप कोई भी कोर्स कर लें तो ये आपकी एक डिग्री है, एक आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, उसके दम पर आप ये चाहें कि आपको तुरंत काम मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको उस चीज का जो कि आपके काम के, आपके मर्जी के मुताबिक हो, जो आपको देना चाहे लोग और आप जो करना भी चाहें, वो एक बड़ी लड़ाई होती है अगर आप भीड़ में नहीं खोना चाहते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा था कि अगर आप किसी भी फील्ड में आए तो उसमें अपना कम से कम बेस्ट तो अचीव कीजिए। तो वो एक जर्नी, पहले कानपुर से मुंबई, मुंबई से फिर वापस कानपुर और फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई, फिर बम्बई आकर के एक नए सिरे से कोर्स करने के बाद भी सारी शुरुआत करना। जब आप किसी फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, खास करके मुंबई जैसे शहर में आके, तो बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर। लेकिन अगेन वही बात है कि मुश्किलें कहाँ नहीं है। कानपुर से लेकर के और आज तक यदि आप सोचते हैं, कितना वक्त लगा आपको ये वाली पहचान बनाने में? अब ये करीब 26 साल लग गए इसमें। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें थाली में परोसी हुई सफलता मिल जाए। जीवन के 26 साल लगाने के बाद यदि आपको कोई सफलता प्राप्त होती है, इतना भी इंतजार करना पड़ सकता है। मैं एक मजेदार बात बताता हूँ आपको इसमें कि ये थाली में परोसी जाने वाली सफलता, ये मैं भी चाहता था। मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी को नहीं पता है कि कितना टाइम कहाँ लगने वाला है जी। वो हर आदमी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें उसको लगता है कि अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जब उसको वो चीज मिलती है जिसके लिए वो घर से चला था, उसको वो किस तरीके से लेता है। अगर वो एक एग्रेसिवनेस के साथ लेता है तो मुझे लगता है कि शायद वो अपना बेस्ट आगे नहीं दे पाएगा। वो अगर इस तरीके से लेता है कि यार मैं अब जाके तैयार हुआ था, तब मुझे जाके मेरा हक मिला है, अगर इसके पहले मिलता तो शायद मैं ये बेहतर ना कर पाता, या मैं उस चीज को नहीं दे पाता जो मैंने दिया है, जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं या पसंद करते हैं। क्या बात तो हमेशा जो आपको मिलेगा ना, वो उस वक्त मिलेगा जब आप तैयार होंगे, और खास करके उस चीज के लिए तैयार होंगे जो आप पाना चाहते हैं। वही तभी उसका स्वाद आप ले पाएंगे, वरना वो स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है इस एक्सपीरियंस से कोई कुछ समझ पाए, सीख पाए, कि आप इस चीज की जल्दबाजी दिमाग से निकाल दें कि जो एक्टर्स, जो अभिनेता यहाँ आना चाहते हैं या थिएटर करना चाहते हैं या सिनेमा करना चाहते हैं, अगर इस सोच के साथ वो शामिल होना चाहते हैं या यहाँ पर कदम रखना चाहते हैं कि जाएं और तुरंत सेलिब्रिटी पे आ जाएं, तो भाई ऐसा विचार लेके मैं भी चला था, लेकिन उस विचार को साकार होने में 26 साल लग गए, और मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मुझे अब जाके ये चीज मिली। शायद अगर पहले मिलती तो मैं संभाल नहीं पाता। केसरी में पठान के रूप में आपको लोगों ने देखा और बहुत सराहा। आपको कितना समृद्ध किया इस फिल्म ने? ये फिल्म जो केसरी है, जिसमें मैंने मुल्ला सईदुल्लाह का किरदार किया, इसमें नए तरीके से इसकी तैयारी करने में मुझे बहुत मजा आया। जब भी मैं देखता हूँ दोबारा, तो मुझे कहीं भी अफसोस नहीं होता कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। उसके पीछे एक करीब 3 महीने की ऐसी बड़ी तैयारी थी। आई एम वेरी मच लकी कि मुझे स्क्रिप्ट मिल गई थी पहले से पूरी फिल्म की, और मेरे पास तैयारी करने के लिए 2 ढाई 3 महीने का समय था। तो उस तैयारी में जो मैंने इसको अचीव किया, और उस दौरान जो नई नई चीजें आई मेरे सामने एक्टिंग को लेकर के,
कि जिस वक्त वो किरदार सामने पहुंचे तो भले ही उसके बारे में उसकी फैमिली ना दिखाए ना कुछ दिखाए, लेकिन वो किरदार जो है आपके सामने बहुत भरा हुआ और एक जीता जागता इंसान लगे, बजाय सिर्फ एक विलेन के। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो इस फिल्म ने मुझे समृद्ध किया कि पर्दे पर किसी भी किरदार को सिर्फ एक विलेन, हीरो या एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की बजाय उसको जीता जागता इंसान कैसे दिखाए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो अच्छा सिनेमा देखने के शौकीन होंगे, उन्होंने आपको पथ, अदृश्य, परजानिया, पैडमैन, इन सभी फिल्मों ने देखा होगा। ये जो धीरे धीरे ग्रोथ हुई है, इसमें बहुत सारे कलाकारों का सहयोग आपको मिला होगा। आपने नसरुद्दीन शाह तक के साथ काम किया है। लोगों का साथ कितना समृद्ध करता, अच्छे लोगों का साथ, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। मुझे लगता है कि एक सही गाइडेंस अगर जिंदगी में आपको मिल जाए, एक सही आपको उस रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक कह लें, गुरु कह लें, मेंटोर कह लें, उससे चीजें बहुत अच्छी होती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपने क्या लिया। आपको साथ देने वाले या सिखाने वाले या आपसे सीखने वाले आपको हर 10 कदम पे मिलेंगे। यहाँ हर कोई आपको शिक्षा देने के लिए रेडी बैठा है, लेकिन चुनना आपको है। जिंदगी की जो पूरी लाइफ है ना, एक लाइब्रेरी है। इसमें हर इंसान एक किताब की तरह बिखरा हुआ है, और इसमें जो लोग मिलते हैं उसमें 90% अगर आपकी मेहनत है तो 10% आपकी किस्मत को काम करना पड़ेगा। तो ये आपकी किस्मत होगी कि आपको अच्छे साथी, अच्छे मार्गदर्शक मिले, और उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। ये तुरंत नहीं होगा। अगर शायद मैंने ये लंबा रास्ता नहीं चुना होता तो शायद मुझे सही मार्गदर्शक नहीं मिले होते, सही साथी नहीं मिले होते। हमारी कामयाबी और हमारे बीच में सिर्फ नाखून भर का फर्क होता है, लेकिन वो नाखून कितना बड़ा ये हमें नहीं पता। सही बात है। मार्गदर्शक आपको सिखाने वाले हर राह पे मिलेंगे, चुनना आपके हाथ में है। वो तो अब ये चुनाव किसी का गलत है, किसी का सही है, ये बहुत ही पर्सन टू पर्सन है, कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। तो इसमें भी किस्मत काम करती है। इसमें किस्मत काम करती है। मैं लकी था मुझे लगता है, लेकिन मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो सिलेक्शन हुआ वो तीसरी बार में हुआ। अगर मैंने दूसरी बार के बाद हिम्मत छोड़ दी होती, दूसरी बार भी मैं बम्बई भाग करके आया था। पता नहीं उस समय मेरे दिमाग ने कैसे काम किया, मुझे लगा कि मुझे भीड़ में नहीं खोना है। ये एक लाइन हमेशा मेरे दिमाग में चलती रही। इस वजह से मैं वापस दोबारा कानपुर गया, फिर थिएटर किया, फिर एनएसडी के लिए ट्राई किया, एंड फाइनली आई गॉट एन एडमिशन। आपकी फिल्म आने वाली थी जो लॉकडाउन की वजह से रुक गई। मेरी 2 फिल्म्स हैं जो आने वाली हैं। तो एक है मीर अक्सम नाम है उसका। उसका मतलब होता है मैं नाचूंगी। तो उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब है और भी कई सारे आर्टिस्ट हैं। बाबा आजमी है जो उन्होंने डायरेक्ट की है ये फिल्म, जो कि काफी बड़े कैमरामैन हैं, और शबाना आजमी जी के भाई हैं और कैफी आजमी साहब के बेटे हैं जी। तो और दूसरी एक फिल्म है जो कि धूर्त नाम की फिल्म है, वो भी आने वाली है। तो अभी जल्दी ही मेरे ख्याल से या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में या जब थिएटर खुलेंगे तब उसमें आएंगी। तो ये 2 फिल्में हैं जो बनकर तैयार हैं, और फिल्म्स की मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। हमारे श्रोताओं की तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको इन दोनों ही फिल्मों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, लॉकडाउन में आपने बहुत सारे दूसरे काम शुरू किए हैं। पुरानी जो क्लासिक कहानियां हैं उनको आप ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये ख्याल कहाँ से आया? मेरा अपना थिएटर ग्रुप भी है जिसका नाम कहानी सुनोगे नाम है थिएटर ग्रुप का। तो मैं ऑलरेडी थिएटर उस ग्रुप से काफी सारे शोज कर रहा था, इस बीच में कर चुका था। और जब लॉकडाउन हुआ तो सारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं हम लोगों ने तय किया कि भाई की जंग नहीं लगना चाहिए, इसलिए फिर हम लोगों ने छोटी छोटी जो कहानियां होती हैं 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की, 4-4, 5-5 मिनट की, उनका एक कंपाइलेशन, उनका एक पूरा प्रोडक्शन बना करके वो हम लोगों ने करना शुरू किया। क्योंकि ऑनलाइन जिस तरीके से अभी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, लोग कुछ दिनों तक मुझे लगता है बहुत ज्यादा, और कुछ 1 साल तक मुझे लगता है ये चीज चलेगी, जिससे कि लोगों को सुरक्षित रहना होगा। तो जो भी उनको एंटरटेनमेंट के लिए चीजें
मिलेंगी उन पे वो ज्यादा ध्यान लगाएंगे। और हमारा मकसद इन कहानियों को करना ये भी था कि ये सारी बहुत ही अच्छी लिटरेचर से उठाई हुई कहानियां हैं, बड़े बड़े राइटर्स की, जिसमें मंटो साहब हैं, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, उनकी कहानियां होंगी आने वाले टाइम में, अभी मंटो का कर रहे हैं। फिर प्रेमचंद जी की भी हम लोग उनकी जन्मदिन पर 31 जुलाई को कुछ लाने वाले हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि बहुत सारे लोगों की पढ़ने की जो किताबों की आदत है वो छूट चुकी है। तो अगर हमारे इस प्रयास से लोगों तक इन राइटर्स का काम पहुंचता है, लेखन का, और लोगों में फिर से इच्छा पैदा होती है कि वो पढ़ें इनके लिखे हुए काम को, और तो ये हमारी एक सफलता होगी और हमारी अपनी प्रैक्टिस भी होगी। हमको लगेगा कि हम इस लॉकडाउन के दौरान खुद पे भी काम कर रहे हैं और सोसाइटी को भी कुछ दे पा रहे हैं। सीखने और सिखाने का ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवन से सीखेंगे नहीं, मुश्किलों से सीखेंगे नहीं, तो निखरेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, संघर्ष ने आपको तपा के कुंदन किया है। ये जो ब्रह्म वाक्य आपने बना रखा है, इसको मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो गांठ बांध के रखेगी और संघर्षों से कभी हार नहीं मानेगी। आपसे इतनी अच्छी बात हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली फिल्मों के लिए भी और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सभी श्रोताओं को धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे सुना, जाना, और जो भी सीख सकें या जान सकें तो बड़ी खुशी होगी। आप थे फिल्म केसरी के मुल्ला असदुल्ला राकेश चतुर्वेदी ओम। श्रोता साथियों, कुछ और लोग हैं जो आपसे मिलने आना चाहते हैं, तो बस थोड़ी ही देर में हम उनसे आपको मिलवाते हैं इस गाने के साथ साथ ही। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ। श्रोताओं, लगभग 2 माह से अधिक का समय गुजर चुका है जब मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका हूं, बल्कि ये कहें कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने की दिशा में उठाए गए एहतियात के कारण ये संभव नहीं हो सका है। वाकई में आपसे माइक्रोफोन के जरिए न मिल पाने की मन में एक कसक सी है। आपसे गुफ्तगू किए बिना एक एकाकीपन का एहसास सा है, और ये खालीपन, एकाकीपन का एहसास होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरा माइक्रोफोन से रिश्ता कुछ ऐसा जान पड़ता है जैसे जिंदगी की डोर का सांसों से हो। ऐसे में मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिसके माध्यम से मुझे आप तक पहुंचने का एक सुनहरा मौका मिला है। अभी तो बस बेसब्री से इंतजार है, तो बस आपसे रूबरू होने का, ढेर सारी बातें करने का और गीत संगीत के सुनहरे सफर में ले जाने का। और यकीन मानिए, वो लम्हे, वो पल दूर नहीं जब हम और आप एक साथ होंगे। ये थे नवीन श्रीवास्तव, पहचान तो गए ही होंगे आप। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप जानते हैं कि अभी चल रहा है कोविड-19 का कहर और सावधानी है बहुत ज़रूरी। पर इस लॉकडाउन में आपकी अच्छी सोच पर नहीं है कोई मजबूरी, यानी इस समय हमें रहना है सतर्क और करनी है दूसरों की मदद। जैसे मैं यदि अपना अनुभव शेयर करूं, तो मैंने 300 से भी अधिक मास्क बनाकर ज़रूरतमंदों को वितरित किए और मुझे उनकी मदद करके बहुत खुशी मिली। इस लॉकडाउन के अंतर्गत मैंने अपने कुछ पुराने शौक़ भी पूरे किए दोस्तों, जिसमें पेंटिंग, कुकिंग और कुछ ऐसे भी काम थे जिनके लिए मुझे कभी समय ही नहीं मिला। बच्चों को योगा सिखाया, कुछ पुराने इंडोर गेम भी सिखाए, और बच्चों के लिए ये सब करते हुए मुझे अनुभव हुआ कि जैसे पुरानी पीढ़ी
अपनी नई पीढ़ी को स्वस्थ रहने की विरासत दे रही हो। यकीन मानिए, इस लॉकडाउन ने हमें लोगों से प्यार बांटना सिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कानूनगो आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूं। मौजूदा हालातों पर चंद पंक्तियां आपके लिए। डर चुके हैं बहुत, अब नहीं डरेंगे, कोरोना तेरा सामना हम डट कर करेंगे। बहुत ज़रूरी होगा तभी घर से निकलेंगे, सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन का इस्तेमाल हर पल करेंगे। दफ्तर, बाज़ार या सड़कों पर जब भी हम निकलेंगे 2 गज की दूरी का नियम पालन करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित योग व्यायाम करेंगे। कोरोना तेरा सामना हम डट कर करेंगे। जो हमारे मित्र लड़ रहे हैं इस जंग को, मदद भरपूर हम दिल से उनकी करेंगे। लॉकडाउन के नियमों को हमेशा याद रखेंगे। कोरोना तेरा सामना हम डट कर करेंगे। आप सभी से यही आशा करता हूं कि आप मेरी हर बात को समझेंगे और पालन भी करेंगे। तभी हम दोबारा से उन्मुक्त होकर अपने गांव, शहर में घूम पाएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा वक्त है, यूं ही गुजर जाएगा। रात के बाद सवेरा ज़रूर आएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता दुबे, आपकी रेडियो मित्र, आपसे साझा कर रही हूँ अपने कुछ अनुभव जो इस कोरोना काल में मैंने महसूस किए। दोस्तों, कोरोना के चलते कई बड़े संकट हमारे सामने आए हैं, लेकिन इसने हमें कुछ फौरी राहतें भी दी हैं, जैसे पर्यावरण में प्रदूषण का कम होना और हवा का शुद्ध होना। घर की छत से अब अपने ग्वालियर का किला कितना साफ दिखता है ना दोस्तों। इस लॉकडाउन में परिवार के साथ जो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं हम, वो भी मानो कोरोना का दिया एक वरदान सा लग रहा है। अपने व्यस्तता में अपने बच्चों की कलाओं और प्रतिभाओं को देखने का और सराहने का समय कहाँ मिलता था हमें पहले। कैरम बोर्ड और लूडो पर जहाँ धूल चढ़ी थी, आज वही हमारे मनोरंजन का साधन बना हुआ है। कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों, परिवार के मनपसंद व्यंजन बनाना और एक साथ बैठकर इसका लुत्फ उठाना। इस कोरोना ने सामाजिक दूरी जरूर बढ़ाई है, लेकिन घर के सदस्यों के बीच अनदेखी दूरियों को समेटा है। जब सरकार अपने अर्थव्यवस्था की चिंता न करते हुए हमारे हित के बारे में सोचते हुए इतना बड़ा कदम उठा रही है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसका पालन करें। सभी श्रोता मित्रों को पूजा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। इतने लंबे समय बाद आपसे एक बार फिर से मुखातिब होने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड या यूँ कह लें कोरोना काल में हम सभी ने अपने परिवार के साथ खूब सारा समय बिताया, मनपसंद गतिविधियों को अंजाम दिया, जैसे रुचिकर रेसिपीज, लेखन, कलात्मक कार्य और बहुत कुछ। इसके साथ ही दोस्तों, हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें की, जैसे कि एक तो हमने स्वयं के लिए समय निकाला, जो कि बहुत ज़रूरी था, और दूसरा हमने बहुत हद तक इंसानियत को पहचाना, एक दूसरे के दर्द और तकलीफ़ को समझा। हमें एक दूसरे का हालचाल लेने का मौका मिला, जो कि सामान्यतः हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कर नहीं पाते थे या बहुत कम कर पाते थे। आगे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी बात को मैं इन पंक्तियों के साथ समाप्त करती हूँ कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है दोस्तों। न रोना न रुकना, बस रखनी हमें सावधानी है दोस्तों। जितना हो सके दूसरों का साथ देना दोस्तों, कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है दोस्तों। थैंक यू। साथियों, मैं राजीव गर्ग। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अब शुरू हो चुका है पहला अनलॉकडाउन। कोरोना वायरस के साथ हमें तब तक रहना है जब तक कोरोना वायरस को खत्म करने की दवा नहीं बन जाती। दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने और कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए दवा बनाने में लगातार शोध कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जब तक वे लोग अपने प्रयास में सफल नहीं हो जाते, तब तक हमें कोरोना के साथ ही जीना है और सुरक्षा के उपायों के साथ कोरोना को हराना है। याद रखें,
घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं। कुछ लोग जो सड़क पर यहाँ वहाँ थूक देते हैं, उन्हें 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए सड़क पर ना थूकें और सुरक्षित उपायों के साथ कोरोना मुक्त भारत के निर्माण में जुट जाएं। धन्यवाद। मैं आपकी साथी वर्षा। लॉकडाउन, ये शब्द हम सबके लिए नया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। मन में ढेर सारे सवाल थे। अब हम क्या करेंगे, कैसे ये समय व्यतीत होगा, भविष्य की तैयारियां क्या होंगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कोरोना महामारी से लड़ पाएंगे। पर जैसे जैसे समय बीता, घर का वो कोना भी गुलजार होने लगा जहां व्यस्तता के चलते कभी हमारा ध्यान नहीं गया। सूनी छतें हमारा प्लेग्राउंड बनी, आसमान पतंगों से रंगीन होते नजर आए और जी भरकर तारों को निहारने का मौका इस लॉकडाउन ने हमें दिया। पहली बार घर के पुरुषों को यह एहसास हुआ कि महिलाएं घर पर खाली नहीं बैठती, बल्कि बहुत सारे काम होते हैं उन्हें करने के लिए, और पुरुषों ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ घर के कामों को संभाला। हम और हमारे बच्चे पहले से ज्यादा जिम्मेदार हुए। इस माहौल में ऐसा लगा मानो दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम सबका केवल एक ही मकसद है, कोरोना महामारी से मुकाबला। हम लड़े और लड़ रहे हैं। साथियों, इस कोरोना काल में हर वर्ग की अपनी परेशानी देखने को मिली, पर यह जरूर समझ में आ गया कि भूख हर बीमारी से बड़ी है। भले ही इस महामारी ने हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया हो, पर मानसिक रूप से हम बहुत ताकतवर हो गए। अब हम पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। एक ब्रेक जिसकी जरूरत बरसों से हमको थी, वो लॉकडाउन की वजह से हमें मिला। अब हम तैयार हैं लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ कोरोना महामारी से। बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। आवाज़ की दुनिया के इन दोस्तों को तो आप पहचान ही गए होंगे, है ना। अच्छा लगा होगा आपको इनसे मिलके। और हाँ, ज़िंदगी की बहुत सारी चुनौतियाँ हम सब झेल रहे हैं और इनको हम हंसते हंसते बिता लेंगे, ऐसी उम्मीद हम सब साथ मिलके कर तो सकते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए और सारी चिंता भविष्य पे छोड़ दीजिए। वर्तमान में हम सब खूब लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। हिम्मत और हौसला बनाए रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बस वही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।